अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके आवाज क्लियर आ रही होगी, जल्दी से कमेंट करके बताए भाई, क्लियरिटी और आवाज के बारे में जल्दी से कमेंट कर दें। चलो वापस से देख लेते हैं एक बार। कमेंट करो भाई। क्लियर है, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मिस्टेक के कारण से ही आवाज, वो सॉरी, कमेंट नहीं देख पा रहा था मैं। नमस्ते आशीष खंडेलवाल, विजेंद्र नैनीवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगी बेटा, आएगी। अच्छा अच्छा, अर्चना जी स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। मीना शर्मा, बिल्कुल अब सर साउंड आ रहा है बेटा, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अब देखिए, आप वापस से मैं समझाता हूं आपको। बाबूजी राठौड़ की मैं बात कर रहा था, ये दूसरे पंचपीर पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आप रामदेव बाबा के बारे में पढ़ लीजिएगा, गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये राठौड़ जाति के राजपूत थे। कैसे राजपूत थे? राठौड़ जाति के राजपूत। दूसरा आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है किनको? बाबूजी को। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता लक्ष्मण का अवतार है, तब आपको आंसर में क्या करना है? बाबूजी राठौड़। इसके बाद राव सिंहा, ये राव सिंहा सर्वप्रथम शासक हुए थे कहां के? मारवाड़ के। और मारवाड़ के शासक के साथ साथ ही ऐसा कहते हैं, इतिहास ऐसा कहता है कि राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो स्थापना किन्होंने की थी? ये राव सिंहा ने की थी। तो इस राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी राव सिंहा में, इसके ही वंशज माने जाते हैं कौन? पाबूजी। तो इस प्रकार से पाबूजी के बारे में ये कुछ जानकारी है। अब अपन इनकी सामान्य जानकारी की बात करते हैं, तो इधर देखिएगा, सबसे पहले इनकी माता का नाम देखिएगा। तो माता इनकी कौन थी? कमला दे। कौन सी दे? कमला दे। इनकी माता का नाम था कमला दे। इनके जो पिता थे उनका नाम था धांधल देव राठौड़। धांधल देव राठौड़, ठीक है। धांधल देव राठौड़ इनके पिताजी थे और माताजी जो थी वो कमला दे थी। इनके अगर बात करें पत्नी की, तो पत्नी जो थी, ये पत्नी थी इनकी सुप्यार दे फूलम। सुप्यार दे फूलम, ठीक है। सुप्यार दे फूलम ये पत्नी थी किनकी? बाबूजी राठौड़ की, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, सर सुप्यार दे फूलम पत्नी तो थी, लेकिन ये कहां से थी? ये जो है अमरकोट। कल मैंने रामदेव बाबा के बारे में बताया था आपको कि जो रामदेव जी की पत्नी है नेतल दे, वो भी अमरकोट से ही थी। और अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अमरकोट में अगर बात आए रामदेव जी की पत्नी की नेतल दे की, तो नेतल दे जो है वो दलेल सिंह की पुत्री थी। एक राणा था और राणा का नाम था दलेल सिंह, उस दलेल सिंह की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि धांधल, इनकी जो पत्नी थी सुप्यार दे, ये सुप्यार देवी कहां की थी? उमराना अमरकोट, यानी उमराना भी इसका नाम था, अमरकोट की ये क्या थी? रहने वाली थी। इनका पिता जो था उसका नाम था सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह सोडा। और इनकी पुत्री थी कौन? सुप्यार दे फूलम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो निजी जानकारियां हैं, ये निजी जानकारियां काफी बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, वापस से मैं एक बार बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए, राठौड़ जाति के राजपूत, लक्ष्मण के अवतारी, राव सिंह के वंशज, ठीक है गुरुजी। मारवाड़ क्षेत्र में इनका शासन रहा था और मारवाड़ क्षेत्र में ही राव सिंह ने क्या किया था? यहां पर सर्वप्रथम राठौड़ वंश की स्थापना की, ठीक है गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। माता का नाम क्या था? कमला दे। पिता का नाम क्या था? धांधल देव राठौड़। और पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे फूलम, जो कहां की रहने वाली थी? उमरकोट और उमराना, जिसका नाम उमराना भी है, आप उमराना के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और इनके जो पिता थे, उन पिता का नाम क्या था? सूरज सिंह सोडा, यानी कह सकते हैं ये सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी कौन? सुप्यार दे फूलम, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कमेंट लगातार करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए भाई।
स्क्रीन पर आपको रामदेव बाबा की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, फोटो दिख रही है यहाँ पर। तो उसमें आप देखिए राम राम जितेंद्र छावा, जीतराम छावा, राम राम बेटा, राम राम। बिल्कुल कमेंट बिल्कुल लगातार करते रहिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। ये स्क्रीन पर देखिए, ये रामदेव बाबा, और जो घोड़ी है ये घोड़ी है केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी पर बैठे हुए हैं रामदेव बाबा। तो इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। इनके दो भक्त भी थे, डेरा जी और हरमल जी। तो उनका जो पिक है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी कहानी क्या थी। तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। कमेंट नहीं बढ़ रहे हैं, कमेंट करते जाइए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। जल्दी से करिए कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, धन्यवाद। अब देखिए, एक कहानी के रूप में अपन इसको समझने वाले हैं। बहुत ही शानदार कहानी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। उस कहानी के तौर से ही आपको ये समझ में आएगा। और दूसरा, कहानी अपन को याद नहीं रखनी, क्योंकि कहानी यदि अपन याद रखेंगे इसका मतलब डाटा अपना पूरा उड़ जाएगा। अपन को कहानी के साथ साथ जो डाटा है एग्जाम में आने वाला वो याद रखना है, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म स्थान कौन सा है? कोलूमंड, कोलूमंड गांव। गुरुजी ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बेटा फलौदी तहसील। गुरुजी फलौदी तहसील कहां पर है? तो ये है बेटा बाड़मेर में। यहां पर इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में पाबू जी का जन्म हुआ था। और पाबू जी का जन्म जो 1239 में हुआ था वो कहां पर हुआ था? कोलूमंड गांव में हुआ था। कोलूमंड गांव कहां पर पड़ता है? कोलूमंड गांव पड़ता है फलौदी तहसील में। और फलौदी तहसील कहां पर पड़ती है? जोधपुर में। दूसरा, आपसे काफी बार पूछ लेगा कि इनका जन्म जो 1239 में हुआ था वो किस महीने में हुआ था? चैत्र महीने में, और अमावस्या को हुआ था। अमावस्या को हुआ था, ध्यान रखना, चैत्र महीने में अमावस्या को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके बाद देखिएगा, यहां पर इनके गांव में जहां पाबूजी रहते थे वहीं पर इसी गांव के अंतर्गत एक देवल चारणी रहती थी। देवल चारणी, ये देवल चारणी जो है, ये देवल चारणी भी इसी गांव के अंतर्गत रहती थी। और देवल चारणी की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना, इसके पास एक घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी क्या थी? घोड़ी। कहते हैं ये घोड़ी इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता देखने लायक थी। इसको देखने के लिए लोग लगभग 50 किलोमीटर दूरी से यहां पर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, फलौदी जोधपुर में है, बिल्कुल जोधपुर में है, सरले कोठारी। देखिए, तो यहां पर यह केसर कालमी इतनी सुंदर थी घोड़ी कि इसको देखने के लिए यहां पर लोग आते थे लगभग 50 किलोमीटर दूर से। और रोज ही यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ रहता था, यानी कि भीड़ एकत्रित रहती थी। लेकिन यहां पर एक घटना ऐसी घटित हुई जिससे कि ये सारा जो बाबूजी का माजरा है ये एकदम से बदल गया। कैसे बदला? अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां से इनकी एक बहन थी और बहन का नाम था सुगनाबाई। बाबूजी की जो बहन थी उस बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। सॉरी, सुगना तो रामदेव जी का था, सोहनबाई। ध्यान रखना, सोहनबाई इनकी एक बहन थी। और इस बहन की जो शादी हुई थी वो कहां पर करवाई गई थी? ये करवाई गई थी जायल। ये जायल एक गांव है। सर, जायल पड़ता कहां पर है? तो बेटा ध्यान रखना, ये जायल पड़ता है नागौर। कहां पर पड़ता है? नागौर, ठीक है। बाबूजी राठौड़ की ये स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रही होगी केसर कालमी घोड़ी की, ठीक है। देखिए, जायल, सॉरी, जोधपुर, ये बाड़मेर, गलती से लिखा हुआ गया, बाड़मेर लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
जोधपुर में है। देखो जायल नागौर की बात करें तो जायल नागौर में इनकी शादी की गई थी। जायल एक गांव है, कहां पर? नागौर में। यहां पर जो शादी की थी वो किसके साथ की थी? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची, ये जिंदराव खिंची जो है ये जागीरदार थे, कहां के? जायल नागौर के। तो यहां पर जो शादी की थी वो किसकी की थी? पाबू जी की बहन थी, और पाबू जी की बहन का नाम क्या था? सोहनबाई। यहां पर जब इनकी शादी कर दी गई थी तो क्या हुआ था कि शादी के कुछ दिन उपरांत यहां पर जिंदराव खिंची को ये सूझी कि क्यों ना मेरे ससुराल जाकर मैं अपने जो साला साहब है यानी कि पाबू जी है उनसे मिलकर आता हूं। तो ये यहां से चलते हैं और जाने के बाद ये कहां पर निकल जाते हैं? ये जाते हैं पाबू जी के गांव कोलूमंड। और कोलूमंड में ये जैसे ही प्रवेश करते हैं तो केसर कालमी जो घोड़ी है देवल चारणी की, उस देवल चारणी के घर के सामने ही भीड़ को देखते हैं। और भीड़ को जब देखते हैं तो इनको लगता है कि पता नहीं ऐसा यहाँ पर क्या हो गया जिससे कि भीड़ इतनी सारी यहाँ पर एकत्रित है। तब ये जाकर देखते हैं जिंदराव खिंची कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो जब ये यहाँ पर जाकर देखते हैं तो जैसे ही ये घोड़ी को देखते हैं तो ये भी उस घोड़ी के दीवाने हो जाते हैं। कहने का मतलब वो घोड़ी इनको पसंद आ जाती है। ये घोड़ी जब इनको पसंद आई जिंदराव खिंची को, कौन सी? केसर कालनी। तो ये जिंदराव खिंची क्या करते हैं? देवल चारणी से ये घोड़ी मांग लेते हैं कि देवल चारणी, ऐसी बात है कि ये जो घोड़ी है केसर कालमी, ये केसर कालमी घोड़ी आप ऐसा करो मुझे दे दो और इसके बदले आप जो मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन आपको पता है कि केसर कालमी अपनी घोड़ी को बहुत प्यार से रखती थी और बहुत ही प्यार करती थी। इस कारण देवल चारणी ने मना कर दिया कि जिंदराव खिंची मैं मेरी घोड़ी आपको नहीं दूंगी। इस बात को लेकर जिंदराव खिंची और देवल चारणी में क्या हो गया? युद्ध हो गया। ठीक है, और युद्ध हो गया यानी कि लड़ाई हो गई। ये लड़ाई की बात जब पता चली पाबू जी को तो पाबू जी आए और उन्होंने इनका बीच बचाव किया। जब इनका बीच बचाव किया तब क्या होता है कि जिंदराव और देवल चारणी तो अलग हो जाते हैं, लेकिन पाबू जी जो है उस पाबू जी से मन मुटाव हो जाता है। किसका? जिंदराव खिंची का। तब क्या करते हैं ये जिंदराव खिंची पाबू जी से लड़कर झगड़कर और यहां से चलकर कहां पर पहुंच जाते हैं? वापस जायल पहुंच जाते हैं। और जायल जब पहुंचते हैं तो ये कहकर जाते हैं कि पाबू जी आज के बाद मैं ससुराल में कभी नहीं आऊंगा। इतनी बात, यहां तक की जो बात मैंने समझाई ये आपके समझ में आई क्या? जल्दी से बताइए। तो वो एक बार वापस आ जाते हैं। कौन आ गए वापस? जिंदराव खिंची, यानी जिंदराव खिंची को भाई साहब अपन वापस लेकर आ गए। तो जल्दी से बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जो भी बच्चा लेट जुड़ा है एक बार वापस से मैं इसका रिवाइज कर दूंगा जिससे कि उसके समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से बताएं एक बार। चलो अब देखते हैं, यहां पर जब वापस आ जाते हैं तो इधर क्या होता है कि जो पाबू जी का गांव है यानी पाबू जी है, इन पाबू जी के लिए क्या आ जाता है? सावा आ जाता है। कहां से? उमराना से, यानी कि अमरकोट से। और अमरकोट वर्तमान में कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में है। ठीक है, यहां से सावा आता है किसके लिए? पाबू जी के लिए। किसका सावा आता है? उनकी पत्नी थी कौन? सुप्यारदे फुलम, यानी सूरज सिंह सोडा की जो पुत्री थी, तो उनका सावा आता है किसके लिए? ये आता है पाबू जी के लिए। अब पाबू जी के लिए जब सावा आता है तो आपको पता है कि आजकल क्या है कि साला जो होता है जीजा का मोहताज होता है, बहनोई का मोहताज होता है। यदि जीजा नहीं आएगा तब तक कपड़ा कौन पहनाएगा भाई साहब? और कपड़ा नहीं पहनाएगा तो हम दूल्हा कैसे बनेंगे और कैसे हम शादी ब्याह करने जाएंगे? तो ऐसे ही इसके सामने घटना घटित हुई। तब पाबू जी ने क्या किया? एक व्यक्ति को भेजा, एक व्यक्ति को भेज दिया। कहां पर? पत्र लेकर जिंदराव खिंची के पास। जिंदराव खिंची के पास जब जायल में भेजा, जायल गांव नागौर में भेज दिया, तो जैसे ही जिंदराव खिंची से उस व्यक्ति ने बोला कि पाबू जी की जो चिट्ठी है, पत्र है, वो पत्र लेकर मैं आपके लिए आया हूं, तो जिंदराव खिंची को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने क्या किया? इस व्यक्ति को मार दिया। इस व्यक्ति को क्या कर दिया? मार दिया। ये बात किसको पता चली? पाबू जी को। जब पाबू जी को ये बात पता चली कि जिंदराव खिंची ने मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मार दिया, तो इन्होंने यही उचित समझा कि अब मुझे वापस उनके लिए कोई पत्र नहीं भेजना है, क्योंकि अगर मैं दोबारा किसी व्यक्ति को भेजूंगा तब उसका भी यही हश्न होगा। इसलिए पाबूजी ने नहीं भेजा। और पाबूजी ने क्या किया?
यहां पर पहुंचे देवलचारणी के पास और देवलचारणी से कहा, देवलचारणी को उन्होंने बैन बना रखा था, तो देवलचारणी से कहा कि देवलचारणी मेरे को आपकी घोड़ी चाहिए केसर कालमी, और केसर कालमी घोड़ी लेकर मैं कहां जाने वाला हूं, उमरकोट जाने वाला हूं, वहां से मैं ब्याह करके लाऊंगा। तो यह बात जब देवलचारणी को बताई तो देवलचारणी ने उसको केसर कालमी घोड़ी दे दी और ये लेकर कहां पर चला गए, ये चले गए उमरकोट। अमरकोट साहब यहां पर आ गए। तो ये घटना थी किसकी, अमरकोट पहुंचने की, पाबूजी की। अब देखिए अमरकोट तो पाबूजी पहुंच गए, लेकिन ये बात जब जिंदराव खिंची को पता चली, कि जिंदराव खिंची को बात कैसे पता चली कि पाबूजी को देवलचारणी ने अपनी घोड़ी दे दी, कौन सी, केसर कालमी, तो उसको गुस्सा आया कि मुझे घोड़ी नहीं दी, लेकिन जो जिंदराव खिंची ने सोचा कि मुझे घोड़ी नहीं दी, लेकिन किसको घोड़ी दे दी, पाबूजी को। तो उसको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने क्या किया, यहां पर आक्रमण कर दिया, किसके यहां पर, देवलचारणी के यहां पर कोलूमंड गांव में। और आक्रमण करने के बाद क्या किया, देवलचारणी की जितनी भी गायें थी उन गायों को इन्होंने अपहरण कर लिया, यानी कि उनको कैद कर लिया, और कैद करके वापस कहां पर लेकर आ गए, जायल लेकर आ गए। और साथ में ये भी कहकर आए थे कि देवलचारणी पाबूजी को बोल देना कि पाबूजी जब भी आएंगे तो केसर कालमी घोड़ी साथ में लेकर आए और अपनी गाय, तुम्हारी जो गाय है मेरे कैद में है, उनको वापस ले जाएं। ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई किसको, देवलचारणी को। देवलचारणी को जब ये बात चुभी तो देवलचारणी यहां से पहुंच गई कहां पर, अमरकोट में। तो अमरकोट जब पहुंची तो आपको पता है अमरकोट में उस वक्त क्या हो रहा था, यहां पर एक वेदी के पास में बैठे हुए थे कौन, पाबूजी और सुप्यारदेव फूलम। इनके कहते हैं कि देवलचारणी जब यहां पर पहुंची तो पहला फेरा, दूसरा, तीसरा और चौथा जो फेरा था वो आधा हुआ था। यानी कि चौथा फेरा जो हुआ था, जैसे 7 फेरे लेते हैं अपन शादी में, तो चौथा जो फेरा था वो आधा हुआ था। इतने में ही देवलचारणी पहुंच गई और देवलचारणी जिद करने लगी कि पाबूजी मुझे तो मेरी गाय अभी की अभी चाहिए। तब पाबूजी कहते हैं कि देवलचारणी ऐसी बात है कि मैं अध ब्याया रह जाऊंगा, यानी आधा ब्याह ही रह जाएगा मेरा, इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं आपकी गायों को छुड़ाकर ले आऊंगा। लेकिन देवलचारणी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, फेरे आप बाद में लेना, पहले मेरी गायों को मेरे पास लेकर आओ। ये बात पर वो अड़ गई। तब यहां पर सुप्यारदेव फूलम जो इनकी पत्नी थी, उसके पत्नी के पिता थे सूरज सिंह सोडा, उन्होंने कहा कि देवलचारणी ऐसी बात है, मेरी जो पुत्री है उस पुत्री का विवाह भी अधूरा रह जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए कि मैं जितनी जिंदराव खिंची आपकी गाय लेके गया है उससे दुगनी गाय आपको दे दूंगा, लेकिन इस विवाह को पूर्ण हो जाने दो। तब क्या होता है कि जो देवलचारणी है अपनी जिद से नहीं हटती, और नहीं हटने के बाद यहां से पाबूजी चलते हैं और पाबूजी कहां पर पहुंच जाते हैं, जिंदराव खिंची के पास। यहां पर उनके सहयोगी थे, सहयोगी कौन थे, एक तो थे चांदा, एक थे डेरा और एक थे हरमल जी। ये इनके सहयोगी थे, चांदा, डेरा और हरमल जी। ये तीनों के साथ कहां पर पहुंच जाते हैं, जायल। और जायल में जब पहुंचते हैं तो यहां जायल में पहुंचने के बाद इन दोनों के मध्य एक, जायल के पास ही एक गांव है देचू गांव। देचू गांव ये कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। देचू गांव जोधपुर में पड़ता है। यहां पर इनके मध्य युद्ध होता है और युद्ध के दौरान गायों को बचाते हुए जो पाबूजी है वो पाबूजी कहां पर चले जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस स्थान पर। तो कहते हैं कि जो देचू गांव है यहां पर पाबूजी की समाधि अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक कहानी थी और कहानी इस प्रकार से थी पाबूजी की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए, समझ में आई है तो भी आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए। यहां तक की बात समझ में आई क्या?
चलो थैंक यू अर्चना जी। चलो देखो, आपको याद क्या रखना है, कहानी जो है वो कहानी मैंने आपको समझने के लिए बताई थी। याद आपको क्या रखना है, याद ये रखना है सबसे पहले कोलूमंड गांव कहां पर पड़ता है, फलोदी तहसील, और ये कहां पर है, जोधपुर में। ठीक है, पहले तो इस गांव के बारे में आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? नमस्ते सुशीला बिश्नोई, नमस्ते बेटा, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो कोलूमंड गांव जो है, कोलूमंड गांव कहां पर पड़ता है, फलोदी तहसील में और जोधपुर में पड़ता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक अपन को जो गांव याद रखना है वो है जायल, और जायल जो गांव है ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है नागौर में। ठीक है गुरुजी, हम याद रख लेंगे। तीसरा जो आपको याद रखना है वो रखना है अमरकोट। क्या रखना है? अमरकोट। और अमरकोट जो है वो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, इसको उमराना भी कहते हैं, उमराना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये तीन स्थान आपको। पीएस अरसाना, राधे राधे बेटा। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कोलूमंड गांव जो है, ये कोलूमंड गांव में तो पाऊ जी का जन्म हुआ था। ठीक है, पाऊ जी का जन्म। इसके बाद यहीं पर देवल चारणी, यहीं पर इनकी घोड़ी थी कौन सी, केसर कालमी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जायल जो नागौर है इसमें इनके बहनोई थे जिनका नाम था जिंदराव खिंची। ठीक है, जिंदराव खिंची के साथ पाबू जी को जो बहन थी सोहनबाई, उस सोहनबाई का क्या करवाया जाता है, यहां पर विवाह करवाया जाता है। किसके साथ? जिंदराव खिंची के साथ, जो जागीरदार थे। ठीक है, अमरकोट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ससुराल था देवल चारणी केसर कालमी। बहुत बढ़िया। देखिए, तो मैं यही बता रहा हूं कि देवल चारणी जो है ये तो लेडीज थी जिसको पाबू जी ने बहन बना रखा था, और केसर कालमी जो थी ये देवल चारणी की घोड़ी थी और बहुत ही सुंदर थी, जिसको देखने के लिए लोग बाग आया करते थे। इधर अमरकोट की बात करें तो अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। यहां की इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे। कैसा प्यारदे? सुप्यारदे फूलम। ठीक है, सुप्यारदे फूलम किसकी पुत्री थी? ये थी भाई साहब, यहां पर एक राणा थे, उनका नाम था सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह सोडा। और ये जो सूरज सिंह सोडा है इनकी पुत्री थी कौन? सुप्यारदे फूलम। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। तो इसमें से आपको मुख्यतः किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा। क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहां पर ध्यान रखना है कि लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है। यानी क्वेश्चन आएगा निम्न में से लोक देवता पाबू जी जो है उनका जन्म स्थान कौन सा है। तब आपको देखो किस तरीके से मिलेगा, या तो आपको मिलेगा कोलूमंड। ठीक है, तो कोलूमंड इसलिए बताया मैंने कि कोलूमंड यदि नहीं मिलता है ऑप्शन में तब आपको मिलेगा क्या? जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर और कोलूमंड में से आपको कोई सा भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जायल नागौर। जायल नागौर के बारे में आपसे कैसे पूछेगा कि देवल चारणी की गायों का अपहरण करने वाले जिंदराव खिंची किस स्थान से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जिंदराव खिंची कहां से बिलोंग करते हैं? जायल से। और जायल कहां पर पड़ता है? नागौर में। ठीक है गुरुजी। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि लोक देवता पाबू जी की पत्नी सुप्यारदे फूलम कहां की निवासी थी, या फिर आपसे पूछ सकता है किस स्थान से संबंध रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। पीएस अरसाना का कमेंट आया, यू आर ग्रेट सर जी, धन्यवाद बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य जो बातें हैं उनको मैं लेकर आता हूं आपके सामने, जो कि एग्जाम में मुष्ट रूप से
मोस्टली आती है। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर इनके प्रमुख मंदिर अभी स्क्रीन पर आपको मंदिर दिखाई देगा, और सबसे पहले जो मंदिर दिखाई देगा वो आप देखिएगा। यहां पर आपको मैंने बताया देचुगाम जो है, देचुगाम में इनकी समाधि बनी हुई है, क्योंकि वहां पर युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ हेतु इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इनका जो मुख्य मंदिर है कोलूमंड गांव में इनका मुख्य मंदिर है। तो वो मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है, अभी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, यहां पर देखना। ठीक है, कोलूमंड गांव में आपको दिखाई देगा। एक इनका जो मंदिर है वो मंदिर है आहड़ सभ्यता आपने सुनी होगी। आहड़ सभ्यता कहां पर है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता कहां पर विकसित हुई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक आपके सामने अभी फोटो आ जाएगा, यहां पर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आहड़ सभ्यता कहां पर विकसित हुई? अरे कमेंट में कंजूसी ना करो भाई, आपसे कहते हैं तब आप कमेंट नहीं करते, नहीं कहते हैं तो आप लगातार कमेंट करते रहते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए आपके सामने ये मंदिर आ रहा है, अभी ये आपको एक पिक दिख रहा होगा। ये जो मंदिर है ये है कोलूमंड में, कोलूमंड गांव में ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए इस प्रकार से कोलूमंड गांव जो है, तो यहां पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है कोलूमंड गांव। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कोलूमंड गांव की जो मुख्य विशेषता है, ये मुख्य विशेषता है, यहां पर ध्यान रखना है आपको। एक तो इनकी जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति किस प्रकार की बनी हुई है? इनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति घोड़े पर सवार, हाथ में भाला लिए हुए बनी हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इनकी जो मूर्ति है वो अश्वारोही है। कैसी है? अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब अश्व यानी घोड़े पर सवार, अश्वारोही प्रतिमा। ठीक है, इनकी प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही। इधर दिख रहा नहीं होगा, यहां पर देखा, अश्वारोही प्रतिमा, हटाना मत गुरुजी। ठीक है, अश्वारोही प्रतिमा जो है स्थित है। दूसरा यहीं पर आपको ध्यान रखना है, इसी मंदिर के अंतर्गत इनकी जो बाईं ओर झुकी हुई पाग है, बाईं ओर झुकी हुई पाग, पाग का मतलब पगड़ी। ठीक है, बाईं ओर झुकी हुई पाग, यानी कि पाग का मतलब क्या हो गया? पगड़ी। ध्यान रखना है, बाईं ओर झुकी हुई इनकी पाग जो है, उसके लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो, कुछ आशिक होते हैं बच्चे जो बड़े सरलता से कमेंट कर देते हैं, तो उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक पीएस अरसाना जो कि मेरा स्टूडेंट है, उसका कमेंट आया है कि आर्ट एंड कल्चर के मसीहा संजय सर को दिल की गहराइयों से सलाम। बेटा सलाम, बहुत बढ़िया बात है, बट आपको पसंद आना चाहिए, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से पसंद आए और आपके समझ में आए, आपका सिलेक्शन हो जाए एग्जाम में, जिससे कि आप अभी तो क्या है कुछ टाइम के लिए याद रख रहे हो दिल की गहराइयों से, लेकिन यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है आप लाइफ टाइम याद रखोगे दिल की गहराइयों से। ठीक है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि आपके दिल में बस जाऊं आपकी पत्नी की जगह। ठीक है, देखो, तो बाईं ओर झुकी हुई पाग है जो कहां पर है? कोलूमंड गांव में स्थित जो इनका मुख्य मंदिर है। अब देखो मुख्य मंदिर कहां पर है? कोलूमंड में। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है, इसी मंदिर में मेला भरता है प्रति वर्ष। कब? चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष यहां पर क्या भरता है? मेला भरता है। कब भरता है? जब चैत्र का महीना और अमावस्या का
जो रात्रि है उस रात्रि के दिन यहाँ पर जागरण किए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, और उन भजनों को क्या कहा जाता है? पावड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चैत्र अमावस्या को इसी मंदिर में मेला भरता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये बात यहां तक की है जो समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मुख्य मंदिर है, इसी मंदिर के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोलूमंड गांव में मुख्य मंदिर है, अश्वारोही प्रतिमा है इसमें स्थापित है, जिसकी पूजा की जाती है लोगों के द्वारा। बाईं ओर झुकी हुई पाग है यानी पगड़ी है, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ पर जागरण होते हैं, जागरण के समय भजन गाए जाते हैं जिनको पावड़े कहा जाता है। और मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या की रात्रि को, क्योंकि चैत्र अमावस्या की रात्रि को यहां पर चैत्र अमावस्या की रात्रि को यहां पर क्या होता है? मेला भरता है। ठीक है, चलो, ये कहां पर पड़ता है? कोलूमंड गांव, फलौदी तहसील, जोधपुर में। ठीक है, ये देखिए जोधपुर में, एक तो मैंने बताया था अभी जो पिछले आपने जो देखा था स्क्रीन पर, वो था कोलूमंड गांव का, प्रॉपर गांव का था वो, यानी गांव में जो लोग पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही आप जोधपुर में आओगे, जोधपुर में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा ये मंदिर। ये है पाबू जी का मंदिर, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो जब भी आप जाओ जोधपुर घूमने तो मंदिर में जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला जो मुख्य मंदिर है इनका वो है आहड़, उदयपुर में। देखिए आहड़ उदयपुर में, कोई दिक्कत नहीं, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहां पर विकसित हुई? उदयपुर में हुई। किसी ने जवाब नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना है आपको। देखिए आहड़ उदयपुर में जो मंदिर है, इस मंदिर में भी इनकी प्रतिमा जो है वो अश्वारोही है। ठीक है, अश्वारोही कैसी है? अश्वारोही। लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि कोलूमंड गांव में प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनका एक और मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? आहड़ उदयपुर में स्थित है। इसके बाद देखिए, आपने नाम सुना होगा ऊंट। ऊंटों को ही कहते हैं इधर मारवाड़ साइड में सांडे। क्या कहा जाता है? सांडे। ऊंटों को क्या कहा जाता है? सांडे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम सिंध प्रांत से ऊंटों को मारवाड़ लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर्वप्रथम सिंध प्रांत जो है, उस सिंध प्रांत से जो ऊंट है उनको, ऊंटों को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। पाबू जी सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए, और ऊंट जब लेकर आए तो यहां पर किनको दिए? यहां पर रेवारी जाति के लोगों को। किनको? रेवारी जाति के लोगों को। इन्हीं को ही कहते हैं राइका जाति। राइका जाति के लोग। ठीक है, तो ऊंटों को जो लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? पाबू जी को। दूसरा, यहां पर किनको लाकर दिया इन्होंने? रेवारी जाति के लोगों को दिया, जिन्हें राइका जाति भी कहा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो रेवारी जाति के व्यक्ति हैं उनके लिए जो आराध्य देव है, जो पूजनीय देव है, लोक देवता, वो कौन से हैं? पाबू जी हैं। इनके पूजनीय देवता कौन से हैं? पाबू जी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है जब ऊंट बीमार हो जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे अभी चाहिए कमेंट के जरिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से, सॉरी, ऊंटों के बीमार हो जाने पर निम्न में से किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ठीक है, ऊंटों के बीमार हो जाने पर निम्न में से किस देवता की पूजा की जाती है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। सरले कोठारी, बाबू जी धन्यवाद।
ऐसा तो नहीं है आप YouTube चलाकर फिर दूसरी जगह पर लग जाते हो। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, पढ़ाते रहेंगे, हम व्हाट्सएप ही देख लेते हैं तब तक किसका मैसेज आया है। कमेंट करो भाई जल्दी से, एक का ही कमेंट आया अब तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट आने चाहिए बेटा, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान रखना, ऊंट यानी कह सकते हैं सांडे, ऊंटों को ही कहा जाता है मारवाड़ में। और सर्वप्रथम इन ऊंटों को सिंध प्रांत से जो लाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? पाबू जी को। पी एस हरसाना धन्यवाद, आशीष खंडेलवाल यानी अर्चना जी धन्यवाद, ठीक है। मारवाड़। इसके बाद रेवाड़ी जाति यानी रायका जाति के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की। कब करते हैं? जब ऊंट बीमार हो जाते हैं उस वक्त पाबू जी की पूजा की जाती है और ऊंटों के पैरों पर उनके धागे बांधे जाते हैं जिससे ऊंट की बीमारी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए एक है भील जाति। भील जाति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है भाई? भील जाति सर्वाधिक भील जाति कहां पर निवास करती है? आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है थ्योरी या नायक जाति, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर रेवारी या रायका जाति, ठीक है। कमलेश डूंगरपुर, आशीष खंडेलवाल उदयपुर। कमलेश जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर में सर्वाधिक निवास करते हैं भील जनजाति के लोग, ठीक है। यानी भील जाति जो है वो सर्वाधिक निवास कहां पर करती है? डूंगरपुर में। चलो देखो भील जाति के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की। इधर आपको ध्यान रखना है थ्योरी और नायक जाति के जो लोग हैं वो भी किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की। इधर आपको ध्यान रखना है रेवाड़ी और रायका जाति के लोग भी किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की। यानी ध्यान रखना है ये तीन जाति के जो लोग हैं ये मुख्यतः किसकी पूजा करते हैं? ये पाबू जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो फड़ है, एक तो है पाबू जी और कल मैंने एक फड़ बताई थी रामदेव जी की। तो अभी आपको स्क्रीन पर फड़ दिखाई देगी, देखिएगा। मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं, कल जो पढ़ाया था मैंने रामदेव जी और एक है पाबू जी जो आज मैंने अभी बताया है आपको। दोनों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। यहां पर देखिएगा, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी ये फड़ है। देखो ये है पाबू जी की फड़, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी आपको पाबू जी की फड़, ठीक है। तो पाबू जी की जो फड़ है, सर ये फड़ होती क्या है? मैंने कल भी बताया था और आज वापस में बता रहा हूं फड़ होती क्या है। फड़ का मतलब होता है कि कपड़ा होता है, उस कपड़े पर जैसे पाबू जी की फड़ है मान लो, तो पाबू जी की जो जीवन लीला है, उस लीला में जो घटित घटनाएं हैं उन घटनाओं को यहां पर क्या किया जाता है? उकेरा जाता है। यानी ये जो फड़ है इस फड़ के ऊपर क्या किया गया है? इन घटनाओं को उकेरा गया है, ठीक है। तो ये जो घटना है इनको उकेरा गया है इस फड़ के ऊपर, और ये फड़ है, ये फड़ छंडाई जाती है और उसी वक्त भजन गाए जाते हैं। उन भजनों को क्या बोलते हैं? पावड़े, ठीक है। तो पावड़े जो भजन होते हैं, ये पावड़े भजन रात्रि जागरण के समय गाए जाते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। गुरुजी आपने बताया था कि रामदेव जी जो है, रामदेव जी के जो ब्यावले हैं, ब्यावले मतलब भजन, वो भजन भी रावण हत्ता के साथ गाए जाते हैं। तो बिल्कुल रावण हत्ता के साथ गाए जाते हैं, है ना। तो दोनों जो है पाबू जी और रामदेव जी, दोनों के जो भजन है, एक तो है पावड़े और एक है ब्यावले। इनके भजनों को बोलते हैं पावड़े और इनके भजनों को बोलते हैं ब्यावले, ठीक है। ये फड़ आपको दिखाई दे रही होगी, इसको थोड़ा छोटा करो सर।
देखिए डूंगरपुर में तो डामोर जाति होती है, बिल्कुल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, लेकिन मुख्यतः सर्वाधिक जो निवास करती है वो डूंगरपुर में करती है। ठीक है, अभी दिख रही होगी, दोनों आपको दिख रही होगी, एक तो दिख रही है इधर पाबू जी की, दूसरी यहां पर दिख रही है रामदेव जी की। ठीक है, देखिएगा दोनों को। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि रामदेव जी की फड़ और पाबू जी की फड़। अब आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी की फड़ को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो कामड़िया जाति के भोपाओं के द्वारा। आपको पता है रामदेव बाबा ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और कामड़िया पंथ की स्थापना के साथ ही ध्यान रखना है आपको कि कामड़िया जाति के जो लोग हैं, भोपा हैं, उन भोपाओं के द्वारा ही रामदेव जी की फड़ को पढ़ा जाता है। इधर पाबू जी जो हैं, यहां पर ध्यान रखना है थ्योरी जाति, जिन्हें अपन कहते हैं नायक जाति, नायक जाति के भोपाओं के द्वारा, नायक जाति के भोपाओं के द्वारा। ठीक है, ये नायक जाति के जो भोपा हैं, इनके द्वारा इनकी फड़ पड़ी जाती है, किनकी, पाबू जी की। ठीक है गुरुजी, पड़ी जाती है। इसके बाद ध्यान रखना, इन दोनों में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो बजाया जाता है रावण हत्ता, रावण हत्ता। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो है, ये वाद्य यंत्र आपको अभी थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा ऊपर स्क्रीन के जो बिल्कुल कोने पर। ठीक है, यहां पर देख लेना। तो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी जो फड़ है वो फड़ बाची जाती है। दूसरा, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो फड़ है, ये फड़ किसके द्वारा बनाई जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो फड़ है, ये फड़ मुख्यतः जोशी समाज के द्वारा निर्मित की जाती है। यानी जोशी समाज के जो लोग हैं, वो जोशी समाज के लोगों के द्वारा यह निर्मित की जाती है। ठीक है, तो जोशी समाज के लोगों के द्वारा यह निर्मित की जाती है फड़। और कहां पर सर्वाधिक निर्मित होती है ये, भीलवाड़ा में। कहां पर, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सर्वाधिक बनती है क्या, फड़। ठीक है, और इन फड़, ये देखो रावण हत्ता भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र इस प्रकार से है कि इसको कंधे पे रख लिया जाता है, और फिर ये जो आपको तीर कमान की तरह जो दिखाई दे रहा है अर्धव्रत, इस अर्धव्रत के आकार जैसा है, इससे बजाया जाता है इसको। धन्यवाद धन्यवाद पीएस सरसाना बेटा। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा रावण हत्ता, तो ये रावण हत्ता जो है ये बजाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये देखो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र ही बजा रहा है, और पास में रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी यहाँ पर रखे हुए हैं, बिल्कुल सबको दिख रहा होगा। चलो, तो आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी और पाबू जी दोनों की जो फड़ है वो फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, रावण हत्ता के साथ। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज करने वाली जो चीज है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है कि पाबू जी जो है, ये पाबू जी की जो फड़ छड़ाते हैं या फड़ बांचते हैं, वो कौन बांचते हैं, थ्योरी जाति के या नायक जाति के लोग बांचते हैं। इधर अगर अपन बात करें तो यहां पर रामदेव जी की जो फड़ बांचते हैं वो कामड़िया जाति के भोपाओं के द्वारा बांची जाती है। ये जो फड़ है ये किसके द्वारा निर्मित की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, जोशी समाज के व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक कहां पर निर्मित होती है, भीलवाड़ा में निर्मित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक पाबू जी का आप सब लोगों के समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा, और लगातार बने रहिएगा। शाम को 6 बजे अपने जो मित्र हैं उनको भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़े। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। आपको पता है राजस्थान में जो सर्वाधिक आती है आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक आपको सर्वाधिक मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्लास होगी अभी रीजनिंग की। ठीक है, तो
कल तक के लिए नमस्कार। कल फिर मिलते हैं आपको 6 बजे अगला टॉपिक लेकर। धन्यवाद।